हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टूडे। आई एम सियान। वेरी गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सभी। यहाँ पे हम 8 और 9 जून के करंट अफेयर डिस्कस करें। आज के जो मेन टॉपिक है सी केयर्स वर्जन 2.0, यूनाइटेड नेशन का वन ऑफ द 6 ऑर्गन द इकोसॉक, वो न्यूज़ में रहा। इसी के साथ यूएन के जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है, द WHO, द WTO, यूनेस्को और अदर कैटेगरी में एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार ये करंट से रिलेटेड रहे। आइस ब्रेकर मिसाइल, वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट, मिनार एंड खींचन वैटलैंड रिसेंटली ऐड हो चुकी है और नाउ इंडिया में कितनी रामसर साइट हो चुकी है, आज हम डिस्कस करेंगे। वंदे गंगा इनिशिएटिव, नेशनल एग्रीकल्चर रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस एंड इंडिया का फर्स्ट वेरिएबल स्पीड पम्प स्टोरेज प्लान, राइट। एंड ऑल दीज आर द फ्रॉम द डेली 20 MCQ सीरीज ऑफ जीके टुडे एप्लीकेशन। और एक सिंगल सेशन में हम ईच क्वेश्चन के साथ जो लास्ट करंट अफेयर है उनका टॉपिक वाइज रिवीजन करते हैं। जितना पॉसिबल हो सकता है स्टैटिक पार्ट को हम यहाँ पर करते हैं डेली बेसिस पे। सो हियर वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें लास्ट डे के क्विज के आंसर्स एंड देट आर the first one, which countries were elected along with India to UN Economic and Social Council from the Asia Pacific Group. So Asia Pacific Group के लिए UN का जो इकोसॉक है उसके लिए जो मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं वह कौन कौन है इंडिया के साथ। सो एशिया पैसिफिक ग्रुप के लिए 4 सीट्स वैकेंट है UN इकोसॉक में और इसके लिए 4 कंट्रीज़ को इलेक्ट किया गया 26, 28 टर्म के लिए। कौन कौन सी वो 4 कंट्रीज़? इंडिया एंड चाइना, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान। इन 4 कंट्रीज़ को 26, 28 टर्म के लिए इकोसॉक के लिए इलेक्ट किया गया एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा, राइट। सो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यह वन ऑफ द 6 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जिसे 1945 में ही एस्टेब्लिश किया गया था UN चार्टर एक्ट के तहत। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। ओवरऑल यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन एग्जिस्ट करते हैं। वी ऑल नो कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटेरिएट, राइट। इन 6 ऑर्गन में से 5 के जो हेडक्वार्टर है वो एक कॉमन प्लेस पे लोकेटेड एंड दैट इज न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में लोकेटेड है एक्सेप्ट वन। बता सकते हैं कौन सा? एंड दैट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कुछ लास्ट सेशन में कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड हेग में लोकेटेड है। और ये न्यूज़ में रहा था बिकॉज चाइना ने इस कोर्ट का अल्टरनेटिव फाउंड करा है अपने रीजन में एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। याद आया? सो अगेन यहाँ पर जनरल असेंबली भी अभी न्यूज़ में रही थी बिकॉज जनरल असेंबली के लिए जो न्यू प्रेसिडेंट है वह इलेक्ट हुई है। कौन है? उनका नाम बता सकते हैं? येस, बेसिकली शी इज़ एनालिना बेयरबॉक। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था UN का जो 80th सेशन है जनरल असेंबली का वो स्टार्ट होने जा रहा है और उसके लिए जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि 6 ऑर्गन में से एक है और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। एंड दैट पर्सनैलिटी इज बेसिकली शी इज एनालिना बेयरबॉक और जर्मनी से यह एसोसिएटेड है, राइट। इसी के साथ यहाँ पर हम देख रहे इकोसॉक। सो इकोसॉक से रिलेटेड अभी 2 करंट न्यूज़ हमने डिस्कस करी थी जिसमें इंडिया का रोल रहा था। बता सकते हैं कौन से है वह? सो अभी रिसेंटली इकोसॉक ने ऑर्गेनाइज कराया था दी 20th UN फोरम ऑन फॉरेस्ट। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है और जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, अपना जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट है उसे शोकेस किया था। सो ओवरऑल UNFF 20 इसे क्रिएट कर रहा है इकोसॉक ने प्रमोट को, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करने के लिए, और 2000 में इसे क्रिएट किया गया था और इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया एंड दैट्स वाई इकोसॉक का UNFF 20 अभी न्यूज़ में रहा था। रिसेंटली इकोसॉक ने ऑपरेट किया था कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स को। सो CND को कौन ऑपरेट करता है? इकोसॉक करता है। और रिसेंटली इंडिया को सिलेक्ट किया गया था द चेयरमैन ऑफ द 68th सेशन ऑफ द कमीशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। ओवरऑल CND इसे ऑपरेट करता है, इकोसॉक जो ड्रग एंड क्राइम को मैनेज करते हैं और इंडिया को इनके 68th सेशन के लिए चेयरमैन इलेक्ट किया गया, राइट। एंड दैट्स वाई इकोसॉक अभी न्यूज़ में रहा था।
मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड मेजर अपडेट्स को, एंड दैट आर इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे. सो कब मनाया जाता है, एंड दैट इज ऑन 29 मई. द UN जनरल असेंबली हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड विच डे एज वर्ल्ड फेयर प्ले डे, और 19 मई को डिक्लेयर किया गया. UNFF रिसेंटली हमने डिस्कस किया कहाँ पर है इसका ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इसे इकोसॉक ने बनाया है, तो इकोसॉक का जहाँ हेडक्वार्टर है वही इसका हेडक्वार्टर है, दैट इज़ न्यूयॉर्क. और इकोसॉक इसे ऑर्गेनाइज करती है, एस्टेब्लिश किया है. UN डे ऑफ वेसेक किस कंट्री ने इसे होस्ट करा, वियतनाम ने. इंग्लिश डे कब मनाया जाएगा, 23 अप्रैल को. एंड सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है. UNISAR इसके लिए किसे अपॉइंट किया गया है, दैट इज़ अगेन इंडिया. इंडिया को अपॉइंट किया गया है. बेसिकली यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन का जो ISAR है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैनेज करता है, ट्रांसपेरेंसी को बनाना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कॉरपोरेट से रिलेटेड है ये. और इंडिया इसे सिलेक्ट हुआ है, बेसिकली इंडिया इस UNISAR को लीड करने के लिए 25-27 टर्म के लिए, राइट. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, which country has partnered with the World Health Organization to launch a humanitarian initiative on Socotra Island. So recently WHO ने एक मेजर कंट्री के साथ यहाँ पे कोलैब करा है, सो दैट सोकोत्रा आइलैंड को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके. एंड दैट कंट्री अरब कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, द UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट. सो रिसेंटली 2 ईयर के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए WHO के साथ यह कोलैब करेगा, सो दैट जो सोकोत्रा आइलैंड है यहाँ की कंडीशन में कुछ सुधार, इम्प्रूवमेंट लाया जा सके. ओवरऑल सोकोत्रा आइलैंड किसकी टेरिटरी है, यह किसके कंट्रोल में आता है, यमन के कंट्रोल में यह आता है. कुछ इस प्रकार से मैप में आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली इंडियन ओशन में यह लोकेटेड है और काफ़ी नियर बाय है यह द हॉर्न ऑफ अफ्रीका के. सो यमन का अधिकार है सोकोत्रा आइलैंड, और काफ़ी सीवियर रेट पर यह मेल न्यूट्रिशन को फेस कर रहा है अमॉन्ग चिल्ड्रन. एंड दैट्स वाई यहाँ पर इस कंट्री में, इस आइलैंड कंट्री में हेल्थ एमरजेंसी को डिक्लेयर किया हुआ है. एंड दैट्स वाई WHO एंड UAE ने डिसाइड करा है कि वो यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कराएंगे. एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा. ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं WHO को, अ मेजर UN ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वी ऑल नो WHO को कब एस्टेब्लिश किया गया था, 7 अप्रैल 1948 में WHO को फाउंड किया गया था. नाउ द क्वेश्चन, इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है और इनके DG कौन है एट प्रेजेंट. सो बेसिकली इनके DG दैट पर्सनैलिटी इज टेड्रोस एडोनॉम. सो टेड्रोस एडोनॉम, ही इज़ द करंट DG. और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो एग्जैक्टली जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है. ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि WHO के एट प्रेजेंट कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं. प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स. मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे मेजर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो रिसेंटली हाल ही फ़िलहाल किसी प्रकार से न्यूज़ में रहे थे. इंडिया ने भी अभी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा था, याद है वो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री हॉन्डुरस, राइट. सो इन विच इंडियन स्टेट वॉज रेयर कनाडा इंस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंटिंग ए ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर डिस्कवर्ड. सो रिसेंटली ये कर्नाटका में यह मिला है डॉक्यूमेंट. विच इंडियन naval ship participated in the humanitarian assistance and disaster relief exercise conducted in Maldives from 4th of May to 10th, and that is INS शारदा ने पार्टिसिपेट किया था. ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा ये किस कंट्री में आया, इसके लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इंडिया ने डिस्पैच किया था. हॉन्डुरस में आया था, द सेंट्रल अमेरिकन कंट्री. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च बाय इंडियन टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द कंट्रीज अफेक्टेड बाय द टाइफून यागी, एंड दैट इज़ ऑपरेशन सद्भाव. और 1400 kg का जो एंटी कैंसर ड्रग है रिसेंटली इंडिया ने भेजा था किस कंट्री में, एंड दैट इज़ सीरिया में गया था. एंटी कैंसर ड्रग
Moving on, the next one. Which country has become the 101st World Trade Organization member to accept the agreement on fisheries subsidies? So again, एक organization, the World Trade Organization in news, because WTO का 101st member बना है जिन्होंने फिशरी सब्सिडीज के लिए जो एग्रीमेंट है उसे एक्सेप्ट कर लिया है, एंड दैट इज निकारागुआ. ओवरऑल निकारागुआ, इट इज़ आल्सो अ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री. हॉन्डुरस के काफ़ी नियर बाय ये है, लोकेटेड है. और नाउ निकारागुआ बन चुका है 101st कंट्री जिसने WTO का जो फिशरी सब्सिडी एग्रीमेंट है उसे एक्सेप्ट कर लिया है. इस प्रकार बेसिकली जो एग्रीमेंट है ये प्रमोट करता है बैन लीगल एंड ओवर फिशिंग प्रैक्टिसेस, यानी बैन करना है ऐसी सब्सिडीज़ को जो प्रमोट करती है लीगल एंड ओवर फिशिंग प्रैक्टिसेस. और ये एग्रीमेंट इस टाइप की लीगल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कम्प्लीटली रिमूव करना चाहता है और उसी के लिए एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं बाय द WTO, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है द फिशरी सब्सिडीज एग्रीमेंट, इसे कब एक्शन में लाया गया था? अभी रिसेंटली न्यूज़ में है 2022 में WTO की 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिनेवा में ही हुई थी, बिकॉज WTO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही लोकेटेड है. और यहाँ पर फिशरी सब्सिडीज़ के लिए एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया गया था. राइट, ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, एट प्रेजेंट इसके कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, बस इतनी डिटेल हम इसके बारे में जानेंगे. सो WTO का बेसिक जो हेडक्वार्टर है वो तो लोकेटेड है दी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और एट प्रेजेंट इनके 166 मेंबर है. एक मेजर एग्रीमेंट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज WTO से वह एसोसिएटेड है, एंड दैट इज द मार्केश एग्रीमेंट. सो मार्केश एग्रीमेंट उन एग्रीमेंट में से एक है जिसके साथ WTO को एस्टेब्लिश किया गया था. वी ऑल नो यहाँ पर काफ़ी सारे एग्रीमेंट एग्जिस्ट करते, जस्ट लाइक ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, दी मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, एंड इसी प्रकार मार्केश एग्रीमेंट भी है जिसके तहत 1 जनवरी 1995 में ऑफिशियली WTO को फाउंड किया गया था. ठीक है, सो कौन सा एग्रीमेंट है जिसके तहत WTO को फाउंड किया गया, एंड दैट इज मार्केश एग्रीमेंट. राइट, यहाँ पर एक मेजर करेक्शन मैं आपको करवा रही हूँ बिकॉज यहाँ पर हम मेंबर कंट्रीज़ इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं. लास्ट के सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ECOWAS बेसिकली यह भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, जो कि अफ्रीका रीजन में ट्रेड और जो भी कम्युनल एक्टिविटी है उसे प्रमोट करने के लिए बनाया गया है. इसके मेंबर कंट्रीज़ एट प्रेजेंट 12 है. रिसेंटली 3 कंट्रीज़ एलिमिनेट हो गई है, पहले 15 थी बट मैंने मेरे डेटा को अपडेट नहीं किया, बट नाउ मैंने कर लिया है जस्ट बिकॉज किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि मैम 12 कंट्रीज़ हैं. सो येस 12 कंट्रीज़ हैं ECOWAS के करंट जो मेंबर कंट्रीज़, और ECOWAS अफ्रीका रीजन के लिए एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है. इसका हेडक्वार्टर आबूजा नाइजीरिया में लोकेटेड है. राइट, इसी के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक को हमने डिस्कस किया था. इनके एट प्रेजेंट 69 कंट्रीज़ है. इनके भी जो प्रेसिडेंट है वो रिसेंटली न्यू अपॉइंट हुए हैं, दैट इज़ मसातो कांडा. इनका नाम ध्यान रख लेना, इनसे पहले कोई और थे. अगेन मैंने मेरा डेटा अपडेट नहीं करा और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मैंने वो मेंशन कर दिया था, बट प्लीज़ रिमेंबर कि मसातो कांडा को रिसेंटली ADB का जो न्यू प्रेसिडेंट है अपॉइंट किया गया, और यहाँ के जो मेंबर कंट्रीज़ है वो 69 कंट्रीज़ है. इनका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है. तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे मेजर ऑर्गेनाइजेशन को कवर करा है, WHO, WTO, ADB, यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स एंड ECOWAS. राइट, moving on, the next one. Inga 3 hydropower project that was recently seen in news is located in which country? So a major hydropower project किस country में यह located है? So वह country जहाँ पर M23 rebel group अभी काफ़ी active था, and that is the DRC, Democratic Republic of Congo में यह located है. So now World Bank is in news because World Bank ने जो DRC है Democratic Republic of Congo, इन्हें $250 मिलियन का जो फाइनेंशियल एड है वो प्रोवाइड करा है इंगा 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा. और बेसिकली ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये एक सीरीज प्रोजेक्ट का पार्ट है.
इससे से पहले इंगा 1 और इंगा 2 ये दोनों ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान रख लेना। कॉन्गो रिवर पर यह बन रहा है, रन ऑफ द रिवर सिस्टम है। इंगा 1 1972 में आया था, इंगा 2 1982 में, और नाउ इंगा 3 ये चल रहा है, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक से फाइनेंशियल एड मिल रही है। नाउ हम डिस्कस करें दी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बेसिकली उन दो ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जिन्हें कहा जाता है दी ट्विन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इन्हें ब्रिटेन वुड्स समिट के थ्रू फाउंड किया गया था वर्ल्ड वॉर के बाद 1944, यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945 में एंड हो गया था, ठीक है। और जस्ट इससे पहले 1944 में ब्रिटेन वुड समिट हुई थी, जिसमें ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट को साइन किया गया था, और उसके तहत ट्विन ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया, जिसमें से एक तो है वर्ल्ड बैंक और दूसरी थी जिसने अभी पाकिस्तान को लोन दिया है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। वर्ल्ड बैंक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली इनके जो प्रेसिडेंट चूज किए गए वो इंडियन है, एंड दैट इज अजय बांगा, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में लोकेटेड है, राइट। बेसिकली वर्ल्ड बैंक कलेक्टिवली दो बैंक्स का एसोसिएशन है। सो यहाँ पर जब हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे होते इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, द IBRD, और दी नेक्स्ट वन इज द IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। सो IDA एंड IBRD को कलेक्टिवली कहा जाता है वर्ल्ड बैंक, ए ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, what is the name of the new digital platform introduced by Election Commission of India for real time voter turnout reporting? So ECI अभी न्यूज़ में ना, बिकॉज रिसेंटली इन्होंने अपना एक ऐप लॉन्च किया था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है दैट ऐप, एंड दैट इज ECI NAT बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सो दैट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है वो डायरेक्टली जो स्टेशन है वहाँ से जो भी अपडेट है डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर सके। रियल टाइम वोटर टर्नआउट रिपोर्टिंग की जो कैपेसिटी उसे इन्हांस करने के लिए, यानी वोटिंग के लिए जितना भी डेटा कलेक्ट हुआ है तुरंत स्टेशन से आगे फॉरवर्ड किया जा सके इस ऐप की हेल्प से, एंड दैट्स वाई इसे लॉन्च किया गया। ओवरऑल मैनुअल डेटा रिले को एलिमिनेट यह कर देगा और सिटीजन्स का जो ECI पर ट्रस्ट है उसे बूस्ट करेगा, एंड दैट्स वाई इसे ECI ने लॉन्च करा। ओवरऑल ECI से रिलेटेड 3 अपडेट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते हैं। कब इसे फाउंड किया गया? 1950 में। कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है? आर्टिकल 324। इसके फर्स्ट CEC कौन है? सुकुमार सेन। नाउ प्रेजेंट CEC कौन है? यह तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, what is the primary objective of the C-Cares version 2.0 portal launched by Coal Ministry? So the Coal Ministry recently न्यूज़ में रही बिकॉज इन्होंने एक पोर्टल का वर्जन 2.0 लॉन्च कर दिया, दैट इज C-Cares वर्जन 2.0। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसपेरेंसी, और जो प्रोविडेंट फंड है कोल वर्कर्स का उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। ओवरऑल कोल वर्कर्स की जो पेंशन और PF है उसकी ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए C-Cares वर्जन 2.0 पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने रिसेंटली लॉन्च करा। इसके लिए सपोर्ट इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिला, सो दैट रियल टाइम क्लेम ट्रैकिंग एंड डायरेक्ट ट्रांसफर टू वर्कर अकाउंट, इसे इन्हांस इस सर्विस को और ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप किया जा सके। ओवरऑल यहाँ पे हम डिस्कस करें द कोल मिनिस्ट्री, कौन है इसके कैबिनेट मिनिस्टर एट प्रेजेंट? एंड दैट इज G किशन रेड्डी, ठीक है। सो PF एंड पेंशन के लिए एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए उस पोर्टल को लॉन्च किया गया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, सो यहाँ पर हम रामसर साइट्स को डिस्कस कर रहे हैं। रिसेंटली 2 रामसर साइट को और ऐड किया, किसने कहाँ से ऐड हुई है? एंड दैट इज मिन्नार एंड खिचन वेटलैंड, राजस्थान से एसोसिएटेड है ये है, राइट। एग्जैक्टली जो मिन्नार है यह तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और जो खीचन है वो फलोदी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है राजस्थान की। और रिसेंटली द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जिसके जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज भूपेंद्र यादव, इन्होंने अनाउंस करा है 2 न्यूली एडेड रामसर साइट्स फ्रॉम दी राजस्थान, ठीक है। इस प्रकार बता सकते हैं नाउ हमारे पास कितनी रामसर साइट्स हो चुकी है। सो एट प्रेजेंट इंडिया के पास जो टोटल रामसर साइट्स है वो है 91, लास्ट 2 रही राजस्थान से। इससे जस्ट पहले जो रामसर साइट ऐड हुई थी
याद है, झारखंड से ऐड हुई थी, दैट इज उद्धवा लेक। सो उद्धवा लेक झारखंड से, ये 89th रामसर साइट अभी रिसेंटली बनी थी। ओवरऑल रामसर साइट्स के लिए जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था? 1971 में हुआ था। वेटलैंड कंजर्वेशन इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहा यहाँ पे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, वेयर वॉज द नेशनल एग्रीकल्चर रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? सो एग्रीकल्चर बेस्ड कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पे डिस्कस करें, कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में यह हुई है रिसेंटली। एग्रीकल्चर में जो रिन्यूएबल एनर्जी उसे प्रमोट करना, यही इसका मेन फोकस रहा। ओवरऑल एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? एंड दैट इज मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम शिवराज सिंह चौहान। The next one, the Global Education Monitoring Report 24-25 was released by which organization? So major report in news, और इसे अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करा, एंड दैट इज यूनेस्को। यूनेस्को ने इसे पब्लिश करा, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट में बेसिकली जेंडर गैप को रिवील किया गया। यहाँ पर इस रिपोर्ट की 2 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूँगी। द फर्स्ट वन इज, इसमें बताया गया कि रीडिंग कैपेसिटी में ग्लोबल लेवल पर एवरी 100 गर्ल्स पर ओनली 87 बॉयज़ मिनिमम जो रीडिंग प्रोफिशिएंसी है उसको रीच कर पाते हैं। जबकि जो दूसरी हाईलाइट रही, मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जो रीडिंग स्टैंडर्ड्स है एवरी 100 गर्ल्स पे 72 बॉयज़ ही अचीव कर पा रहे हैं। सो इस प्रकार जेंडर गैप को रिवील किया गया एजुकेशन में इस रिपोर्ट के थ्रू, और इसे पब्लिश करा है यूनेस्को ने, राइट। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो वेमेन्स है वो स्टिल अंडर रिप्रेजेंटेड इन एजुकेशनल लीडरशिप रोल्स स्पेशली इन इंडिया, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा। ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रिपोर्ट के साथ यूनेस्को को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। पेरिस में आपको इनका हेडक्वार्टर मिलेगा। और इसे कब फाउंड किया गया था? 1945 में इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था। रिसेंटली इनके डीजीबी न्यूज़ में रहे थे, याद है उनका नाम? दैट इज़ ऑड्रे अजोले, ये नाम ध्यान रख लेना। एंड मेंबर कितने हैं यूनेस्को के? एंड दैट इज़ 194 मेंबर स्टेट है यूनेस्को के। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, मेजर रिपोर्ट्स इन न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे, रिपोर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड करंट अफेयर। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स आया था अभी, इंडिया की रैंक क्या रही थी उसमें? 23। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई थी, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रिलीज़ करा? यूनेस्को ने इसे रिलीज़ करा। आज ही का क्वेश्चन है ये है। तो अनलॉकिंग $25 बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इंडियाज हैंड एंड पावर टूल सेक्टर, इसे किसने लॉन्च करा है? एंड दैट इज़ बाय नीति आयोग। एंड कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने? वर्ल्ड बैंक की है ये है। हैनले एंड पार्टनर्स की जो रिपोर्ट है द न्यू वर्ल्ड वेल्थ, इसमें किस सिटी को मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बताया गया ग्लोबली? एंड दैट इज मोनाको, द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ग्लोबली। एंड फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2025 हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय विच कंट्री? सो किस कंट्री ने इसे पब्लिश करा है? एंड दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF की है ये है। इसी के साथ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यह इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करा? एंड दैट इज़ बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसे लॉन्च करा है। एंड यहाँ पर जो मोनाको कंट्री है बेसिकली एक यूरोपियन कंट्री है। फ्रांस और जो मेडिटेरियन सी है उससे अपनी जो बाउंड्री है यह शेयर करती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वेरिएबल स्पीड पम्प स्टोरेज प्लांट लोकेटेड? सो इंडिया को मिला है अपना पहला वेरिएबल स्पीड पम्प स्टोरेज प्लांट। कमर्शियल ऑपरेशन इसका स्टार्ट हो चुका है। कहाँ पर? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, एंड दैट्स वाई ये है न्यूज़ में रहा। इसकी टोटल कैपेसिटी है 1000 मेगावाट, और अभी जो 250 मेगावाट की यूनिट है उसे कमीशन किया जा रहा है, दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा। इसे THDC इंडिया लिमिटेड मैनेज कर रहा है एनर्जी स्टोरेज की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, और टिहरी उत्तराखंड में ये है लोकेटेड है, राइट। सो मेजर जो रिसेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है उसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को हम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, वन टाइम रिवीजन, दैट इज ओनली द पाकल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यह है जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। द इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यह है अरुणाचल प्रदेश में। द अपर सियांग
ये अरुणाचल प्रदेश में है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ब्रह्मपुत्र रिवर पर ये कौन बना रहा है? चाइना। नाउ इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहा है। उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका नाम क्या है, ये आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड खोरलुचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस कंट्री में है? भूटान में है। शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है, राइट। सो यहाँ पर हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं। आज के जो क्विज के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, दैट इज़ एसोसिएटेड विथ दी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इन न्यूज़। इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस के आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो दिस वीडियो, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।